हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज जो कि यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए स्टार्ट की गई है, उस टेस्ट सीरीज की पार्ट 7 को अभी डिस्कस कराया जा रहा है। और आज की क्लास जो होगी इसकी पार्ट 7 की लास्ट क्लास होगी। इसमें जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि सेरेना विलियम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखेंगे सेरेना विलियम्स को, तो ये अमेरिकन टेनिस प्लेयर है। कथन पहला है, सेरेना विलियम्स ने अपने आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। और इसमें हम दूसरा कथन देख लेंगे। दूसरा कथन है कि उसने 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, जो ओपन एरा में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक और अब तक का दूसरा सबसे अधिक एकल खिताब है। तो देख लेंगे इन दोनों कथनों को। प्रश्न कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, और इसमें हम विकल्प देख लेंगे। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों यानी एक और दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सेरेना विलियम्स के संदर्भ में केवल जो दूसरा जो कथन है केवल वही सही है। देख लेते हैं एक बार और पहले कथन को। सेरेना विलियम्स ने अपने आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया। तो देखेंगे जो 23 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली सेरेना विलियम्स जो है, उन्होंने जो है यूएस ओपन जो था उनका आखिरी टूर्नामेंट था, ना कि ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसलिए ये जो पहला कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और देखें सेरेना विलियम्स का पहला बड़ा जो खिताब था वो 1999 का जो है कि वो यूएस ओपन था, और उस समय मात्र वो 17 साल की थी। आगे कह रहा है कि उसने 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, जो ओपन एरा में किसी भी खिलाड़ी द्वारा सबसे अधिक है तथा दूसरे सबसे अधिक एकल खिताब है। तो ये कथन सही हो जाएगा। देखेंगे उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं, और यह जो है किसी भी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे अधिक खिताब हैं। तो दूसरा कथन सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देख लेंगे अगला। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है उदय उमेश ललित, बी है श्रीपति रविंद्र भाटी, सी है धनंजय वाई चंद्रचूड़, और डी है विनीत शरण। तो देख लेंगे 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी उदय उमेश ललित। देखेंगे न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को जो है देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश जो एनवी रमन थे, उन्होंने जो है कि उनके पद छोड़ने के एक दिन के बाद ही न्यायमूर्ति ललित को 27 अगस्त को इनका कार्यभार जो है कि ग्रहण कराया गया। और जस्टिस जो उदय उमेश ललित हैं, उनका कार्यकाल जो है कि 3 महीने से कम का ही रहा। और 8 नवंबर को जो है वो 8 नवंबर को उनकी उम्र जो है कि 65 वर्ष पूरी हो गई। इस वजह से उनका जो है कि कार्यकाल पूरा हो गया, और वो ये जो है कि केवल 3 महीने तक जो है न्यायाधीश के पद पर बने रहे। उसके बाद हम देख लेंगे 50वें सीजेआई जो चुने गए, इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ये जो है कि डीवाई चंद्रचूड़ चुने गए। तो ये जो है कि डीवाई चंद्रचूड़ 50वें सीजीआई के रूप में चुने गए हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो उदय उमेश ललित इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देख लेंगे आर्टिकल 124(2) को। तो ये जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी। नियुक्ति जो है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी।
तथा सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों के परामर्श के बाद होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट की कुछ न्यायाधीशों के परामर्श के बाद होगी। अगर हम कार्यकाल देखें तो सीजेआई जो है उनका कार्यकाल जो है कि वो 65 वर्ष की उम्र तक रहे, और वहीं अगर हम हाई कोर्ट के जज को देखें तो इनका जो कार्यकाल है ये 62 वर्ष की उम्र तक है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर जो है, तो देखेंगे प्रश्न कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी पीएम एवाईयू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसके संदर्भ में हम पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सभी के लिए आवास मिशन को जो है 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। और दूसरा कथन कह रहा है कि योजना जो है ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम में पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। अब इसमें हम देख लेते हैं, प्रश्न कह रहा है इसमें से कौन सा सही है कथन। विकल्प देखेंगे। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। तो जो है कि आवास योजना शहरी के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे कैबिनेट ने जो है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो पीएम एवाईयू है सभी के लिए जो है आवास मिशन को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये पहला कथन सही है। और हम इसमें अगर हम देखें तो पहले से जो है कि स्वीकृत 122 लाख से अधिक घरों को 31 मार्च 2022 तक पूरा करने के लिए जो है कि वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। अगर देखें जो है कि इस योजना को, तो यह योजना जो है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में जो है सभी पात्र लाभार्थियों को सभी मौसम में पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। तो ये दोनों जो कथन हो जाएगा वो सही हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2022 में एशियाई क्षेत्रीय मंच की एक आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। तो देख लेंगे ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी है नीति आयोग, सी है चुनाव आयोग और डी है विदेश मंत्रालय। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को देखेंगे तो ये संघ व राज्यों में चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। और इसके संदर्भ में देख लें तो भारत का चुनाव आयोग जो है 11 अगस्त 2022 को निर्वाचन सदन में एशियाई क्षेत्रीय मंच की एक आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। और इसका हम विषय देख लेंगे। इसका विषय अगर हम देखें तो इसका विषय हो जाएगा हमारे चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। तो इसका विषय देख लेंगे, हमारे चुनाव को समावेशी, सुलभ व सहभागी बनाना। तो इस प्रकार हम देख लेंगे चुनाव आयोग जो द्वारा जो है 11 अगस्त 2022 को जो है कि एशियाई क्षेत्रीय मंच की एक आभासी बैठक की मेजबानी चुनाव आयोग द्वारा जो है कि की जाएगी। और इसका विषय जो होगा हमारे चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना, इसका विषय हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं चुनाव आयोग को, हम देख लेंगे। तो जो चुनाव आयोग है इसके संबंध में तो संविधान का भाग 15 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। और इसकी अगर हम स्थापना देखें चुनाव आयोग की, तो इसकी स्थापना जो है ये 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और संविधान में इससे संबंधित अगर हम अनुच्छेद आर्टिकल को देखें तो आर्टिकल 324 से 329
अगर हम देखें तो ये चुनाव आयोग से जो है संबंधित है, चुनाव आयोग के सदस्यों और उसकी शक्तियों से संबंधित है, तो ये उससे संबंधित आर्टिकल हो गया। और ऑप्शन इसमें जो हो गया कि एशियाई क्षेत्रीय मंच की आभासी बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है कि भारत के लिए विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। विश्व बैंक के देश निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया, और ए है अगस्त्य तानो कौमे, बी है करसन भाई पटेल, सी है जुनैद कमाल अहमद और डी है आगा तनवीर। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अगस्त्य तानो कौमे। देखेंगे कोटे डी आइवर के जो नागरिक हैं अगस्त्य तानो कौमे, उन्होंने जो है कि 1 अगस्त 2022 से भारत के लिए विश्व बैंक के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। 1 अगस्त 2022 से जो है कि इनके द्वारा जो है कि कार्यभार संभाला गया है, और ये कहाँ के हैं, ये कोटे डी आइवर के हैं, और ये जो ये कहाँ है, ये वेस्ट अफ्रीका का देश है, ये वेस्ट अफ्रीका का देश है। और इन्होंने जो है कि किसकी जगह ली है, तो देखेंगे इन्होंने जुनैद कमाल अहमद की जगह जगह ली है। जुनैद कमाल अहमद की जगह जो है कि अगस्त्य तानो कौमे के द्वारा ली गई है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है कि नए नियम बैटरी प्रबंधन एवं संचालन नियम 2001 का स्थान लेंगे, यानी कि जो नए नियम है वो बैटरी प्रबंधन एवं संचालन नियम 2001 का स्थान लेंगे। और दूसरा कह रहा है कि ये नियम जो है अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह और पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और नए उद्योगों की स्थापना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे कथनों को। तो पहला कथन कह रहा है कि जो बैटरी अपशिष्ट पर जो नए नियम बने हैं वो बैटरी प्रबंधन एवं संचालन नियम 2001 का स्थान लेंगे। और दूसरा है कि ये नियम जो है जो भी अपशिष्ट बैटरियां हैं जो बेकार हैं उनके संग्रह और पुनर्चक्रण और नवीनीकरण में नए उद्योगों की स्थापना और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो इसमें जो है कि ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे, और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो है अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन करने के लिए 24 अगस्त 2022 को 24 अगस्त 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को प्रकाशित किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ये प्रकाशित किया गया है। और नए नियम जो है कि बैटरी प्रबंधन एवं संचालन नियम 2001 का स्थान लेंगे। इन नियमों में हम अगर देखें तो इन नियमों में जो है सभी तरह की बैटरियों जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन की जो बैटरी होती है उसी प्रकार हम देख सकते हैं पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी, इन सबको जो है कि इसमें शामिल किया गया है। ये दोनों जो कथन हो जाएगा वो इस संदर्भ में सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे 1 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत के लिए अगले कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, बी है वी अनंत नागेश्वरन, सी है अरविंद सुब्रमण्यम और डी है संजीव सान्याल। तो इसमें हम देख लेंगे कि किसको नियुक्त किया गया है अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में। और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। देखेंगे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम को 1 नवंबर से जो है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में
कार्यभार जो है किनके द्वारा संभाला जाएगा? और ये जो जगह लेंगे, ये जो है कि सुरजीत भल्ला की जगह लेंगे। तो जो ये अर्थशास्त्री हैं, सुरजीत भल्ला, इनके स्थान पे जो है कि इनको नियुक्त किया जाएगा। और ये जो है कि सुब्रमण्यम जो है ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। बाकी अगर हम देखें जो इनका जो कार्यकाल होगा, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के एक आदेश के अनुसार अगर हम देखें, तो सुब्रमण्यम का जो कार्यकाल होगा वो 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक जो भी पहले होगा तब तक जो है जारी रहेगा। आईएमएफ के बारे में देख लेते हैं। आईएमएफ तो ये जो है कि संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय एजेंसी है। राष्ट्र की ये वित्तीय एजेंसी है। हेडक्वार्टर इसका जो है कि वॉशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना हम देख लेंगे। स्थापना जो हुई थी वो जुलाई 1944 में 1944 में हुई थी। तो इसमें इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेंगे तीस्ता नदी को, तो हाल ही में ये जो है कि अभी चर्चा में रही थी। तो देख लेते हैं कथन को। पहला कथन है कि तीस्ता नदी 414 किलोमीटर लंबी नदी है जो पश्चिमी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है। और दूसरा कथन इसके संदर्भ में कह रहा है कि यह भारतीय राज्यों सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसमें से कौन सा कथन सही है? विकल्प देख लेंगे। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसमें से अगर हम इन दोनों कथनों को देखें तो ये दोनों कथन जो है वो गलत है। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है। अगर हाल ही में देखें तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने जो है इन दोनों के देशों के द्वारा आयोजित संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक हुई। और इसके दौरान गंगा, तीस्ता तथा और भी कई छोटी नदियों जैसे मुद्दे पर जो है की चर्चा की गई। अगर तीस्ता नदी को देखें तो ये 414 किलोमीटर लंबी नदी है और जो कि पूर्वी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है। तो यहाँ है कि पश्चिमी हिमालय के पहुनरी पर्वत से निकलती है। तो इस प्रकार ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन है कि सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। तो अगर हम तीस्ता नदी को देखें तो ये जो है कि भारतीय राज्यों जो है कि भारतीय राज्यों जो कि सिक्किम, भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल से जो है कि बांग्लादेश से होकर प्रवेश करती है। तो असम इसमें जो है कि असम नहीं होगा। तो ऑप्शन ये दूसरा भी कथन ये दूसरा भी गलत हो गया। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ना तो एक और ना ही दो। अगला है कि गगन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेंगे पहला कथन है कि जीपीएस सहायता प्राप्त जीईओ संवर्धित नेविगेशन जो कि गगन है, भारत सरकार द्वारा एक क्षेत्रीय उपग्रह आधारित विधि प्रणाली यानी एसबीएएस का कार्यान्वयन है। और दूसरा हम देख लेंगे तो ये संदर्भ संकेत प्रदान करके जीएनएसएस रिसीवर की सटीकता में सुधार लाने की एक प्रणाली है। तो गगन के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विकल्प देख लेते हैं। इसमें से कौन सा सही है? पहला है ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे ये दोनों कथन जो है वो सही हैं। यानी कि पहला इसमें जो कथन कह रहा है कि गगन जो है भारत सरकार द्वारा एक क्षेत्रीय उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली का कार्यान्वयन है, ये भी सही है। और दूसरा है कि यह संदर्भ संकेत प्रदान करके जीएम देख लेंगे जीएनएसएस रिसीवर की सटीकता में सुधार करने की एक प्रणाली है। तो ये दोनों कथन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अगर हम इसका कार्य देखें गगन का, तो यह जो है उन हवाई अड्डों पर जो है कि
जो भी लैंडिंग होती है उसके निर्देशित ये लैंडिंग को करता है। इसके साथ ही साथ जो है कि विमानों की मदद करता है, जिसमें वैसे विमान जिसमें कि लैंडिंग सिस्टम नहीं है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि यह जो है कि संकेत प्रदान करके जीएनएसएस रिसीवर की सटीकता में सुधार करने की एक प्रणाली है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसको भी देख लेंगे कि गगन किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसको जो है कि इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इसको विकसित किया गया है। और ये जो है कि जीपीएस सिस्टम में सुधार करता है तथा उपग्रहों व देख लेंगे ग्राउंड स्टेशन की ये एक प्रणाली है। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट है, अगला है कि चाबहार बंदरगाह कहाँ स्थित है? और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है ईरान, बी है सूडान, सी है इराक और डी है सऊदी अरब। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ईरान। हाल ही में ये चर्चा में रहा क्योंकि केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने जो है कि 20 अगस्त को बंदरगाह की यात्रा की और इसी के साथ-साथ जो है जो केंद्र सरकार है, उसने जो है कि व्यापार के लिए अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया से जुड़ने के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह का उपयोग करने में अपनी रुचि प्रकट की है। तो इस प्रकार देखेंगे ये इस कारण चर्चा में था और ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डिजिटल बाजार अधिनियम और डिजिटल सेवा अधिनियम पारित किया है। ऑप्शन है ए बीआरआईसी, सी है यूरोपीय संघ, सी है सार्क और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि यूरोपीय संघ। देखेंगे यूरोपीय संघ ने हाल ही में डिजिटल बाजार प्राधिनियम और डिजिटल सेवा अधिनियम जो है इसको पारित किया है तथा डिजिटल बाजारों से जुड़े कई विधेयक जो है ब्रिटिश संसद और अमेरिकी संसद में हम देखेंगे तो अभी भी ये जो है कि लंबित हैं। और अगर हम देखें डिजिटल मार्केट स्पेस में जो है अनुचित और हिंसक प्रथाओं से निपटने के लिए वित्त पर संसदीय स्थायी समिति सितंबर के पहले सप्ताह में एक रिपोर्ट इससे संबंधित रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नियामक सैंडबॉक्स ढांचे में शामिल किया गया था ताकि इसके ब्लॉकचेन आधारित व्यापार वित्त समाधान को संचालित किया जा सके। तो देख लेंगे वो कौन सी कंपनी थी। ऑप्शन इसमें है कि विप्रो डिजिटल, बी है एचडीटा सिस्टम्स, सी है हाइपरलिंक इन्फो सिस्टम और डी है इन्फोसिस फिनेकल। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इन्फोसिस फिनेकल। तो देखेंगे इन्फोसिस फिनेकल जो है इन्फोसिस फिनेकल को जो है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नियामक सैंडबॉक्स ढांचे में शामिल किया गया था ताकि इसके ब्लॉकचेन आधारित व्यापार वित्त समाधान को संचालित किया जा सके। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वो किसकी एक पहल है? और ऑप्शन है इसरो, बी है नासा, सी है जाक्सा और डी है ईएसए। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नासा। देखेंगे नासा के नवीनतम सबसे नए और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जो है जो कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है उसने हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, उसके सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की कई फोटो को उसने जो है कि कैप्चर किया है, जो कि इसके पहले और कभी भी नहीं देखे गए हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को, तो ये जो है कि नासा द्वारा
इसको नासा की ये एक पहल है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेनामी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पहला कथन है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में बेनामी कानून में पेश किए गए संशोधनों को असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना घोषित किया। और दूसरा है कि 2016 के कानून ने 1988 के मूल बेनामी अधिनियम में संशोधन किया और इसे केवल 9 से 72 धाराओं तक विस्तारित किया गया है। तो देख लेंगे बेनामी कानून के संदर्भ में, और इसमें हम विकल्प देख लेंगे कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इन दोनों कथनों को देखें तो ये दोनों कथन सही है। यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है कि 2016 में बेनामी कानून पेश किए गए और संशोधनों का असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से इनको जो है कि मनमाना घोषित किया गया, तथा 2016 के कानून के द्वारा ही 1988 के मूल बेनामी अधिनियम में संशोधन किया और इसे केवल 9 से 72 धाराओं तक जो है इसको बढ़ाया गया है। तो ये दोनों कथन जो है कि सही हो जाएंगे। अगला है कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पहला कथन है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी जो डीआरडीओ है और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और दूसरा है कि ये जहाज से चलने वाली हथियार प्रणाली है। इसमें से सही कथन बताना है। और इसमें विकल्प है ए केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों एक और दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा तो देख लेंगे ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एक और दो। अगर हम देखें तो डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने जो है उड़ीसा के तट पर, देखेंगे उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में, उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि आईटीआर से जो है कि स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है उसका सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये दोनों कथन जो है वो सही है। अगर हम इसको देखें तो ये जो है जो VLSR एस जो है कि VLSR SAM जो है ये जो है कि एक जहाज से चलने वाली हथियार प्रणाली है। तो इस प्रकार ये दूसरा कथन भी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। और इसका उद्देश्य देख लें तो इसका उद्देश्य जो है समुद्र स्किमिंग लक्ष्यों सहित जो है नजदीकी सीमा पर विभिन्न जो हवाई खतरे हैं उनको बेअसर करना है। अगर इसका अंतिम परीक्षण देखें तो इनका अंतिम परीक्षण जो किया गया था वो जून में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि विझिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट गहरे पानी का बहुउद्देशीय बंदरगाह है और ये कहाँ स्थित है। और ऑप्शन देख लेंगे। ए है कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है गुजरात और डी है केरल। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये केरल में है। अगर विझिंजम इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट जो है कि बंदरगाह अगर इसको देखें तो देखेंगे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में जो है अडानी ग्रुप के द्वारा इसको जो है कि शुरू किया गया था। और अभी हाल ही में वहाँ के मजदूरों द्वारा वहाँ के मछुआरों द्वारा जो है अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा, क्योंकि वहाँ के मछुआरों द्वारा जो है कि इसको रोकने की मांग की जा रही है और उन्होंने समुद्र और जमीन से जो है यहाँ घेराबंदी कर ली है तथा जो है कि इसको इसके निर्माण के खिलाफ वो एकजुट हो गए हैं। तो इस प्रकार ये चर्चा में रहा था और ये जो बंदरगाह है वो केरल में स्थित है और इसको जो है कि अडानी ग्रुप के द्वारा शुरू किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है गन्ने के संदर्भ में। तो पहला इसमें गन्ने के संदर्भ में जो है कि कथनों पर विचार करें। पहला कथन कह रहा है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो CCEA
ने जो है कि चीनी सीजन 2022-23 अक्टूबर से सितंबर के लिए गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य को 305 रुपए प्रति क्विंटल पर मंजूरी दे दी है। और दूसरा कथन कह रहा है कि पिछले सीजन के लिए एफआरपी 10% की मूल वसूली की दर के साथ जो है 290 रुपए प्रति क्विंटल था। और इसमें से हम देख लेंगे कौन सा सही है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों एक और दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों कथन जो है वो सही हैं। देखेंगे आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अपनी बैठक में जो है चीनी सीजन 2022-23 जो कि अक्टूबर से सितंबर तक के लिए है, उसके लिए जो है कि गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य को 305 रुपए प्रति क्विंटल पर जो है कि मंजूरी दे दी है। तो पहला कथन जो है कि ये सही है। अगर हम देखें तो पिछले सीजन के लिए जो है कि एफआरपी इसमें जो थी वो 10% की मूल वसूली दर के साथ 290 रुपए प्रति क्विंटल थी। तो ये दोनों कथन इस प्रकार सही हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो कल्याण सिंह हैं, उनका 11 अगस्त को लखनऊ में उत्तर प्रदेश में एक अस्पताल में निधन हो गया। इन्होंने कितने बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है? तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ए है 1 बार, बी है 2, सी है 3 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसमें हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 बार। अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त को जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक अस्पताल में निधन हो गया। और उनकी उम्र जो है 89 वर्ष थी। अगर इनको देखें कल्याण सिंह को, तो ये जो है कि भारतीय राजनीतिज्ञ थे तथा वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। तो इनको हम देख लेंगे तो ये राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं तथा हाल ही में इन्हें जो है कि भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इनको जो है कि अभी हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और इसके पहले जो है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे तथा वो 2 बार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और ये जो है कि विवादित जो बाबरी मस्जिद था उस समय जो है जो है कि विध्वंस होने के समय भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर जो 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के कैबिनेट ने यूपी रक्षा व एयरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 जो उत्तर प्रदेश डिफेंस एंड एयरोस्पेस यूनिट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है इसमें ए है गुजरात, बी है दिल्ली, सी है उत्तर प्रदेश और डी है बिहार। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। देखेंगे 16 अगस्त 2022 को जो है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट ने यूपी रक्षा व एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को जो है मंजूरी दी तथा यह राज्य में रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण के क्षेत्रों में जो है अधिक निवेश को ये आकर्षित करेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला है कि भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ है? भारत का पहला भूकंप स्मारक। और ऑप्शन देख लेंगे ए है लद्दाख, बी है दिल्ली, सी है शिमला और डी है कच्छ। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि कच्छ। अभी हाल ही में देखें तो जो पीएम मोदी हैं वो गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पे रहे थे और इस यात्रा के दौरान उन्होंने जो है गांधीनगर और कच्छ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। तो अपनी इस यात्रा के पहले दिन अगर हम देखें तो अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित होने वाले खादी उत्सव में उन्होंने एक सभा को जो है कि संबोधित किया। इसके साथ ही साथ देखा गया कि उन्होंने अटल ब्रिज का भी
उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर उनके द्वारा अटल ब्रिज का भी उद्घाटन किया गया। और इसी के दौरान जो है कि कक्ष में कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया तथा जो है स्मृति वन के नाम से देश का पहला भूकंप स्मारक भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है कि कक्ष में स्थित है। और इस स्मारक को जो है कि 2001 के गुजरात भूकंप में मारे गए 13,000 से अधिक लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। अगला है कि हाल ही में खबरों में आया ज़ोरावर क्या है? और हम देखेंगे इसमें ऑप्शन ए है स्वदेशी भारतीय लाइट टैंक, बी है विमान वाहक, सी है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और डी है इसमें से कोई भी नहीं। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी भारतीय लाइट टैंक। देखेंगे पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के दौरान जो है चीनी सेना की आवाजाही को मात देने के लिए 15,000 फीट की ऊंचाई पर जो भारतीय सेना के सैनिक जो है कि वो जो तैनात हैं, उन्होंने जो है कि भारतीय सेना पहाड़ों में जो है तैनाती के लिए स्वदेशी भारतीय लाइट टैंक जो जोरावर है उसको जो है खरीदा गया है, इसकी खरीद को प्राथमिकता दी गई है। तो ये जो जोरावर क्या है, तो ये जो है कि स्वदेशी भारतीय लाइट टैंक है। अगला प्रश्न है, अगला है कि विष्णुगढ़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? और ऑप्शन देखेंगे, ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है गुजरात। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विष्णुगढ़ पीपल कोटी जो जल विद्युत परियोजना है वो उत्तराखंड में है। देखेंगे विश्व बैंक का एक स्वतंत्र पैनल उत्तराखंड के चमोली जिले के हाट गांव के निवासियों द्वारा जो है जिले के निर्माणाधीन विष्णुगढ़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है उससे पर्यावरणीय क्षति की जांच के लिए इस पर जो है कि विचार उसके द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये परियोजना कहाँ है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की कि राज्य को 7 नए जिले मिलेंगे। नए जिलों के जुड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में जिलों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? और ऑप्शन है 30, बी है 23, सी है 35 और डी है 29। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 30। देखेंगे जो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके नेतृत्व वाली सरकार ने बेहतर प्रशासन और विकास के लिए जो है कि 7 जिलों को उनके द्वारा बनाने का फैसला लिया गया। और वर्तमान में देखें तो पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं, 23 जिले थे और वर्तमान पहले जो है कि वहाँ 23 जिले थे और इसके अतिरिक्त जो है कि अभी वर्तमान में देखें तो वहाँ के जिलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? कुल वहाँ के जिलों की संख्या 30 हो गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में अगस्त 2022 में जो है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय को देखेंगे, ए है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और डी है महिला और बाल विकास मंत्रालय। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय। देखेंगे महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 जिसको कि पोषण 2.0 भी कहा जाता है, इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जो है दिशा निर्देश उसके द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो है कि किशोर लड़कियों के लिए योजना जो है पोषण 2.0 इसको जो है कि संशोधित किया गया और
इसमें अब पहले जो लड़कियों की संख्या थी, उनकी उम्र 11 से 14 वर्ष की थी और इसको जो है कि बढ़ा दिया गया है और इनकी उम्र को बढ़ा के जो है कि 14 से 18 वर्ष भी जो है कि इसमें लड़कियों को इसमें किशोरियों को शामिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है गैर जीवाश्म ईंधन के संदर्भ में, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है कि 2030 तक भारत के ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से पूरा किया जाएगा। और दूसरा है कि 2070 तक भारत नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन की योजना बना रहा है। और इसमें से कौन सा कथन सही है? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन जो है कि इसमें से सही है। देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा जो है कि ये घोषणा की गई है कि 2030 तक जो है 2030 तक भारत की ऊर्जा उत्पादन का 50% गैर जीवाश्म ईंधन से होने लगेगा और 2070 तक जो है कि भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करेगा। तो इस प्रकार ये दोनों कथन जो है कि वो सही है। अगला हम देख लेंगे, अगला है स्मॉल सेल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्मॉल सेल्स को देखेंगे, पहला कथन है फ्रीक्वेंसी के कारण पिछली पीढ़ियों जैसे 4G के विपरीत 5G को परिनियोजित करने के लिए छोटे सेल की आवश्यकता होती है। और दूसरा है कि छोटे सेल बहुत उच्च शक्ति वाले रेडियो एक्सेस नोड होते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है कि कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों एक और दो, और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें हम देख लेंगे स्मॉल सेल के संदर्भ में, तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल ए जो है पहला कथन जो इसमें सही हो जाएगा। पहला कथन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के कारण पिछली पीढ़ियों जैसे 4G के विपरीत 5G को परिनियोजित करने के लिए छोटे सेल की आवश्यकता होती है। तो पहला कथन जो है कि ये सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि छोटे सेल बहुत उच्च शक्ति वाले रेडियो एक्सेस नोड होते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे छोटे सेल जो होते हैं वो उच्च शक्ति वाले नहीं बल्कि कम शक्ति वाले रेडियो एक्सिस नोड या फिर बेस होते हैं। तो इस प्रकार ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और केवल पहला कथन जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फीफा एसोसिएशन फुटबॉल, बीच फुटबॉल और फुटसल की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय का मुख्यालय कहाँ है? तो देख लेंगे इसका हेडक्वार्टर ए है ज्यूरिख, बी है लंदन, सी है दुबई और डी है ब्रासीलिया। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अ, देख लेंगे ज्यूरिख, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखेंगे फीफा एसोसिएशन फुटबॉल, बीच फुटबॉल और फुटसल के अंतर्राष्ट्रीय निकाय जो है उनका जो हेडक्वार्टर है वो ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख जो है स्विट्जरलैंड में है। अगर हम देखें तो इसकी सदस्यता में अभी जो है कि 211 राष्ट्रीय संघ इसमें शामिल हैं। अगर हम 2022 में देखें तो 2022 में जो है रूस को निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? और इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस का शुभारंभ ए है दिल्ली, बी है श्रीनगर, सी है बेंगलुरु और डी है मुंबई। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा देख लेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मुंबई। देखेंगे भारत की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को जो है मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा 18 अगस्त को जो है कि मुंबई में लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको भौगोलिक संकेतक यानी जो जीआई टैग है वो प्रदान किया है? तो ए है इसमें नमक्कल मक्कल पट्टीरंगली, बी है तलेगांव बैगन, सी है नारियल फेनी और डी है मिथिला मखाना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मिथिला मखाना। देखेंगे केंद्र सरकार ने जो है मिथिला मखाना को जीआई टैग से सम्मानित किया है।
अगर हम मिथिला मखाना को देखें, वहाँ स्थानीय रूप से इसे माखन भी कहा जाता है। इस मखाना को माखन भी कहा जाता है। इसको जो है कि ये इसको देखें तो ये बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में नेपाल में और बिहार के मिथिला क्षेत्र में खेती की जाने वाली जलीय मखाने की जो है कि ये एक विशेष किस्म है जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नौसेना सेलिंग वेसल भारतीय नौसेना सेलिंग वेसल समुद्र में जाने वाला नहीं है। तो देखेंगे इसमें से कौन जो है कि जाने वाला नहीं है, और ए है नीलकंठ, बी है तारिणी, सी है खंडेरी और डी है महादेई। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि खंडेरी। अगर अभी हम देखें तो कमांडिंग ऑफिसर जो है संजय पांडा जो कमांडिंग ऑफिसर है, उन्होंने 20 अगस्त 2022 की 22 को जो है 20 अगस्त 2022 को गोवा से जो है कि पोर्ट लुई मॉरिशस के लिए नौकायान अभियान को जो है कि वहां से रवाना किया गया है, वहां से हरी झंडी दिखाई गई है। और इस अभियान में जो है कि 6 सदस्यीय दल इसमें शामिल है, जिसमें 3 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। और ये सभी जो है किस पे जो है कि सवार है, देखेंगे तो ये जो है कि जो INSV है तारिणी, उसके द्वारा ये सभी जाएंगे। तो इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे तो नौसेना सेलिंग वेसल समुद्र में कौन सा इसमें जाने वाला नहीं है, तो ऑप्शन सी खंडेरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हम अगर देखें तो भारतीय नौसेना के पास जो है कि समुद्री यात्रा करने वाली 6 नौकाएं हैं, जिसमें अगर हम देखें तो INSV महादेई, INSV तारिणी और INSV बुलबुल और INSV हरियाल तथा कदलपुरा और इसके अलावा नीलकंठ, ये सभी इसमें शामिल हैं, लेकिन INS खंडेरी जो है इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। आ, आगे के प्रश्न अगली क्लास में डिस्कस होंगे। थैंक यू।